गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु को सीख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 तक सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर है 269, क्वेश्चन नंबर 11। हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर मून, स्टार और सन, नाम क्या है दोस्तों? मून, स्टार और सन एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/17 के दिन आपकी बुक में लिखा हुआ है मून, सन और स्टार, लेकिन उसको सुधार लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा कि 31/3/17 के दिन मून और स्टार। प्रिंटिंग मिस्टेक है पुरानी बुकों में, नई बुक में शायद सही लिखा होगा। तारीख 31/3/17 के दिन से मून और स्टार भविष्य में लाभ हानि 5:1 के प्रमाण में बांटेंगे। तारीख 31/3/17 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। दोस्तों, पहले मून, स्टार और सन एक पीढ़ी के साझेदार है, तो कौन से प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है? नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है इसका मतलब समान भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। जिसमें से कि सन निवृत्त होता है, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो चौथा समायोजन उसके पहले देख सकते हैं आप कि सन के निवृत्ति के बाद, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा भाई सन निवृत्त हो रहा है, इसलिए ऊपर जो नाम दिया था वो मिस्टेक था। तारीख 31/3/17 के दिन मून और स्टार भविष्य में लाभ हानि 5:1 के प्रमाण में बांटेंगे। तो वहाँ सन और स्टार लिखा, उसको काटकर मून और स्टार कर दीजिएगा। अब आपको प्रश्न में पुराना प्रमाण भी दिया हुआ है और नया प्रमाण भी दिया हुआ है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें लाभ का प्रमाण निकालना पड़ेगा। तो लाभ के प्रमाण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? नया माइनस पुराना। तो उस हिसाब से किसका किसका निकालना पड़ेगा? तो उनका पुराना प्रमाण है 1:1:1, कुछ नहीं दिया हुआ है इसके लिए, और नया प्रमाण है 5:1। तो इस तरह से हम लोग पहले मून, जिसको मैंने M नाम दिया है, M का लाभ बराबर उसका नया कितना है 5/6, और पुराना कितना है 1/3। लसा लेंगे दोस्तों, 6 और 3 का लसा क्या होगा? 6। 6 और 3 का लसा क्या होगा दोस्तों? 6। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आएगा एक बार, 5 एकम 5। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आएगा 2 बार, 2 एकम 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। 3/6 काट सकते हैं, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा कौन है? स्टार, जिसको हमने S1 नाम दिया है। S1 का लाभ, S1 इसलिए नाम दिया दोस्तों क्योंकि S से 2 नाम है, स्टार और सन, इसलिए स्टार को S1 और सन को S2 नाम दिया, और S2 निवृत्त हो रहा है। S1 का लाभ, S1 का नया भाग है 1/6, और उसका पुराना भाग है 1/3। फिर से लसा क्या आएगा दोस्तों? 6 ही लसा आएगा। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आएगा एक बार, 1 एकम 1। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों? 6 आएगा 2 बार, 2 एकम 2। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1/6, और लाभ ज्ञात करते समय माइनस में आया तो क्या माना जाएगा दोस्तों? त्याग माना जाएगा। और जैसे ही लाभ निकालते समय किसी को त्याग हो, तो मैंने आपको ख्याति का एक रोजनामचा अलग से लिखवाया है, स्पेशल रोजनामचा, जो पूरे पाठ में काम आएगा। लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते उधार, और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो यहाँ पे लाभ प्राप्त करने वाला सिर्फ कौन है? मून है। बाकी सन तो निवृत्त हो रहा है, वो तो त्याग ही कर रहा है, वो तो जा ही रहा है पीढ़ी छोड़कर, तो वो तो जमा होने ही वाला था। साथ ही साथ स्टार भी जमा होगा। यानी पीढ़ी सिर्फ ख्याति कौन ला कर देगा? तो मून को सिर्फ लाभ हो रहा है, तो मून ख्याति ला कर देगा, और मिलेगा किसको किसको? तो स्टार और सन दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि दोनों को ही क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे पक्की तलपट में देख लेते हैं। एक बार पूंजी दायित्व में पूंजी दिया हुआ है, सामान्य अनामत, लेनदार, देनी हुंडी, संपत्ति, मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार और बैंक दिया हुआ। चलिए समायोजन में बढ़ते। निवृत्ति की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, पीढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन 60,000 से करना है। तो आपको मालूम ही है 60,000 में कौन कौन ख्याति लाएगा और कौन ले जाएगा। तो सिर्फ मून लेकर आएगा ख्याति, क्योंकि मून को सिर्फ लाभ हो रहा है, और स्टार और सन को मिलेगा। तो रोजनामचा क्या था दोस्तों? लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते उधार। तो लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार कौन है दोस्तों? मून। तो मून के पूंजी खाते उधार, मून के पूंजी खाते उधार, और स्टार और सन के पूंजी खाते जमा। स्टार और सन के पूंजी खाते जमा। मून के पूंजी खाते उधार कितना दोस्तों? तो 60,000 गुणे कितना उसको लाभ हुआ है? 3/6। तो 60,000 गुणे 3/6 करेंगे तो 30,000 मून का उधार होगा, और इन दोनों का जमा कितना कितना होगा? तो 60,000 गुणे
स्टार का कितना त्याग है दोस्तों, तो स्टार का त्याग है 1/6, तो 60,000 गुणे 1/6 करेंगे तो 10,000 आएगा। और सन का कितना, तो सन का तो डिफरेंस से भी आ जाएगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20,000 ऐसे भी आ जाएगा। और आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, 60,000 गुणे सन अपना कितना भाग छोड़ के जा रहा है पीढ़ी में, सन का पुराना भाग कितना था 1/3, तो वो अपना 1/3 भाग छोड़ के जा रहा है, तो 60,000 गुणे 1/3 करेंगे तो भी 20,000 ही होगा। तो थोड़ी सी खास बात क्या थी कि लाभ ज्ञात करते समय स्टार का माइनस में आया, इसका मतलब उसे क्या हुआ है दोस्तों, त्याग हुआ है। और त्याग हुआ है तो ख्याति उसको लाना नहीं पड़ेगा, उसे भी मिलेगा। लाना सिर्फ किसको पड़ेगा, जिसको लाभ हुआ। लाभ किसको हुआ है, मून को। और जब ऐसे लाभ ज्ञात करते समय किसी को त्याग हो तो मैंने रोजनामचा क्या लिखवाया था, लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाता उधार और त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते जमा। तो लाभ प्राप्त करने वाला कौन था, मून, उसका कितना लाभ था 3/6, तो 60,000 गुणे 3/6 कर दिए 30,000। और स्टार का कितना त्याग आया था 1/6, तो 60,000 गुणे 1/6 किए तो 10,000 उसको मिलेगा। और सन जो निवृत्त हो रहा है तो कितना भाग छोड़कर जा रहा है, 1/3 भाग छोड़ के जा रहा है, तो 60,000 गुणे 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 20,000। इसकी खतौनी कैसे करते हैं वो तो आपको अच्छी तरह से पता है। दूसरा, लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है, जिसे तुरंत ही वार्षिक 12% बट्टे से चुका देना है। अब लेनदार को चुकाएंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, लेनदार लेने वाले हैं, यानी लेनदार खाता उधार रोककर जाएगा, रोककर खाते जमा। लेकिन 1 महीने बाद चुकाना था, उसे अभी हम तुरंत चुका रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 12% बट्टा मिल रहा है। तो पूरा रोजनामचा क्या होगा, लेनदार लेने वाले यानी लेनदार खाता उधार, रोककर जाता है रोककर खाते जमा, और बट्टा हमारे लिए आए है बट्टा खाते का। लेनदार खाता उधार, रोकड़ खाते का, बट्टा खाते का। एंट्री कहाँ कहाँ होगा, तो पक्की तलपट में अब लेनदार नहीं आएगा, रोकड़ खाते के जमा में लेनदार बट्टा काट के जितनी रकम होगी वो लिख देंगे, और बट्टा से जो हमें लाभ हुआ है लेनदार को जो हमें कम चुकाना पड़ेगा वो हम पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे। अब बट्टा कितना होगा दोस्तों, तो लेनदार कितना दिया हुआ है 60,000, और वार्षिक बट्टा दिया दोस्तों 12%। हमें तो यहाँ पे 1 महीने बाद चुकाना था और अभी चुका रहे हैं, मतलब हमें 1 महीने का ही बट्टा मिलेगा। तो 60,000 गुणे 12% गुणे 1/12 क्या करना होगा दोस्तों, 60,000 बट्टा मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, लेनदार पर बट्टा, हमें लेनदार पे बट्टा कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा नीचे है आप ध्यान से देखिएगा, 60,000 गुणे 12% और गुणे 1/12। 1/12 दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो 12% दिया है वो वार्षिक दिया हुआ है, और हमें तो महीने का मिलेगा क्योंकि 1 महीने बाद चुकाना था और अभी हम चुका रहे हैं, तो 1 महीने का हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो उस हिसाब से कितना होगा दोस्तों, तो 600 रुपया होगा, यानी 600 रुपया हमें डिस्काउंट मिलेगा, 600 रुपया हमें कम चुकाना पड़ेगा। किसको कम चुकाना पड़ेगा, तो लेनदार को कम चुकाना पड़ेगा। तो पूरा रोजनामचा कुछ इस तरह से होगा रकम के साथ, लेनदार खाता उधार 60,000, रोकड़ खाते का 59,400, 59,400 क्यों, बट्टा काट कर, और बट्टा खाते का 600। एंट्री कहाँ कहाँ होगा, तो अब नई पक्की तलपट में लेनदार नहीं आएगा, रोकड़ खाते के जमा में लेनदार लिखकर 59,400 और पुनः मूल्यांकन के जमा में लेनदार पर बट्टा या लेनदार खाते या बट्टा खाते लिखकर 600। ओके। तीसरा, बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिनना है और ये कंप्यूटर मूल ले जाएगा। सबसे पहले बही में अपलिखित यानी बही में नहीं दर्शाया है उसको अपलिखित कर दिया था, ऐसे कंप्यूटर की कीमत भी अब 12,000 हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि बही में पहले से कोई कंप्यूटर नहीं है और उसकी कीमत कितनी गिननी है, 12,000 गिननी है। जो पहले हम अपलिखित कर चुके, जीरो मान चुके हैं, उसकी कीमत 12,000 गिननी है। सबसे पहले हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा में कंप्यूटर खाते 12,000। आगे कुछ नहीं लिखा होता तो हम संपत्ति लेना में जाकर कंप्यूटर लिख देते 12,000, लेकिन आगे लिखा हुआ है जिसे कौन ले जाता है, मूल ले जाता है। तो रोजनामचा क्या बनेगा, मूल के पूंजी खाता उधार, मूल लेने वाला है यानी मूल के पूंजी खाता उधार, कंप्यूटर जाता है कंप्यूटर खाते जमा। तो पूंजी खाते के उधार में कंप्यूटर लिख देंगे और मूल के खाने में लिख देंगे 12,000। एक एंट्री हुई, और दूसरा कि हमें पहले से कोई कंप्यूटर नहीं था और अब 12,000 का कंप्यूटर उसकी कीमत गिननी है, तो हमें पुनः मूल्यांकन के जमा में लाभ के रूप में यानी कंप्यूटर खाते लिखकर 12,000 लिख देना है। चौथा, सन के निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनके पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे और अंतर की रकम बैंक खाते ले जाना है। मून के निवृत्ति के बाद सन और स्टार अपनी पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। उनका नया लाभ हानि का प्रमाण दोस्तों क्या है, 5:1 है, यानी शेष आगे ले गए, जैसे आप रोज निकालते थे वैसे ही निकालना है, लेकिन उसे रफ में लिखना है। रफ में क्यों लिखना है दोस्तों, क्योंकि उन दोनों का जो शेष निकलेगा रफ में जो आप निकालेंगे उसको जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो कुल पूंजी आएगा उस कुल पूंजी को 5:1 में रखना है।
और उसके लिए कोई पैसा लाएगा या ले जाएगा उसकी असर आपको डिफरेंस है, यानी जिस तरफ कम पड़ेगा उस तरफ बैंक खाता लिखना, और बैंक खाते में मैंने यहाँ पे बनाया भी है, उसकी क्रॉस एंट्री बैंक खाते में हम दे देंगे। ठीक है, खैर वो बाद में है तो हम बारी बारी से उसको समझेंगे। आवश्यक खाते और निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो इस तरह से आपका सवाल पूरा हो गया। आप बारी बारी से समझते हैं, फिर से सभी टॉपिकों को हम सीखेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ ऑब्लिक बैंक भी आज हमने बनाया है, क्योंकि रोकड़ खाते भी असर देना है, बैंक खाते भी देना है, तो इसलिए हमने बैंक खाता भी बनाया है। तो पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ और बैंक खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे। तो सबसे पहले पूंजी खाते के जमा में इन लोगों का पुराणानुपात नहीं दिया हुआ है, तो कितना माना जाएगा? समान। और आपको याद करवा दूं कि कौन निवृत्त हो रहा है? सन निवृत्त हो रहा है। तो सबसे पहले पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए, कितना कितना? तो 1,60,000, 2 लाख और 1,80,000। रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के उधार में बैंक का शेष दिया हुआ है दोस्तों 1,75,000, तो शेष आगे लाए 1,75,000। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको अच्छी तरह से आता होगा। दूसरे नंबर के स्टेप पे दोस्तों हम क्या करते हैं? अनामत बांट देते हैं। तो अनामत में क्या दिया हुआ है? सामान्य अनामत दिया हुआ है। तो कहाँ पे बांटते हैं हम? पूंजी खाते के जमा में सामान्य अनामत कितना दिया हुआ है दोस्तों? 90,000। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज लाभ हानि का जो पुराना अनुपात है वो क्या है? समान है। तो 90,000 को 3 समान भागों में बांटेंगे तो कितना कितना होगा? 30,000, 30,000 और 30,000। क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरा स्टेप संपत्ति लेना में जाकर हम 3 नाम चेक करेंगे, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष। लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं है, यानी आपका तीसरा स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा। अब समायोजन पढ़ते हैं। पहला समायोजन पेढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। तो आपको प्रश्न में पुराना और नया दोनों अनुपात दिया था, उसकी सहायता से हमने लाभ का प्रमाण निकाला, जिसमें स्टार का जो है वो लाभ माइनस में आया, इसकी वजह से उसे क्या हुआ है? त्याग हुआ है। और उसका रोजनामचा मैंने यहाँ पे लिखा है S1 और M के पूंजी खाता उधार, S1 और S2 के पूंजी खाते जमा। खतौनी कर देंगे। M के पूंजी खाते के उधार में क्या लिखेंगे? S1 के पूंजी खाते और S2 के पूंजी खाते, जिसका जिसका नाम लिखा है उसके उसके खाने में डैश। M के खाने में कितना कितना? 10,000 और 20,000, यानी M के पूंजी खाते में इतना रकम कम हो जाएगा। अब S1 और S2 के जमा में जाकर नाम किसका लिखेंगे? M का। M के पूंजी खाते, जिसका नाम लिखा है उसके खाने में डैश। S1 को कितना मिलने वाला है? 10,000 और S2 को ख्याति का कितना मिलने वाला है? 20,000। और ये लाकर कौन देगा? तो M लाकर देगा। क्लियर हो गया पहला। दूसरा, लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है, जिसे हम तुरंत ही 12% बट्टे से चुका दिए हैं। चुका दिए तो रोजनामचा होगा लेनदार खाता उधार, यानी नई पक्की तलपट में लेनदार नहीं आएगा। आप लिखकर माइनस भी दर्शा सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के जमा में लिखेंगे लेनदार, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 59,400। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिला है? 12% बट्टा मिला है। 1 महीने का बट्टा कितना हुआ? 600। तो उतना हम काट लेंगे और उतना हमें क्या कहलाएगा? फ़ायदा कहलाएगा, जो हम पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे लेनदार खाते। हमें 600 चुकाने की ज़रूरत अब नहीं है। तीसरा, बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है, यानी पहले से कोई कंप्यूटर नहीं था और उसकी कीमत अब 12,000 गिननी है, यानी हमें फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? तो 12,000 का पूरा फ़ायदा हुआ। और दूसरी असर हम संपत्ति लेना में लिखते, अगर आगे कुछ नहीं लिखा होता तो, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि यह कंप्यूटर मूल ले जाएगा। तो मूल ले जाएगा तो मूल लेने वाला है। मूल के पूंजी खाते उधार, कंप्यूटर जाता है कंप्यूटर खाते जमा। तो खतौनी करेंगे। मूल के पूंजी खाते के उधार में कंप्यूटर, मूल के खाते में कितना? 12,000। तो इस तरह से आपका पहला, दूसरा और तीसरा समायोजन हो गया, यानी खत्म ही हो गया सवाल, समझ लीजिए। सन के निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनकी पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। अंतर की रकम बैंक खाते ले जाना है, यानी ये जो पूंजी है शेष आगे ले गए वो हम रफ में निकालने वाले हैं और दोनों को जोड़कर जो कुल पूंजी आने वाला है उस कुल पूंजी को ये लोग 5:1 में रखने वाले हैं। और उसके लिए जिसका जिस तरफ कम पड़ेगा, अगर किसी का उधार में कम पड़ा तो उधार में बैंक खाते, डेफिनेटली दोनों तरफ ही कम आएगा। किसी का उधार में कम पड़ेगा, किसी का जमा में कम पड़ेगा, क्योंकि किसी को लाना पड़ेगा और किसी को ले जाना पड़ेगा। खैर ये बाद में होने वाला है, मैं एक बार खाली समझाने के लिए आपको कह दिया कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी मून और स्टार अपने लाभ हानि के नए प्रमाण में रखेंगे, यानी शेष आगे ले गए को जो हम रफ में निकालेंगे, जैसे रोज निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे।
लेकिन टोटल वगैरह नहीं लिखेंगे यहाँ पे, शेष आगे लेके भी लिखेंगे नहीं, रफ में लिख लेंगे और उसको जोड़कर उसको 5:1 में बांट देने के बाद फिर टोटल चेक करेंगे कि ज़्यादा किस तरफ का आ रहा है। जिस तरफ का ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिखेंगे और जिस तरफ जितना कम पड़ेगा उतना हम बैंक खाते ले जाएंगे। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सवाल में लिखा हुआ है। चलिए पहले रोज की तरह हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद कर लेते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो जमा का ही ज़्यादा आ रहा है 12,600, कोई नुकसान नहीं हुआ है आज, पूरा पूरा लाभ साझेदारों की पूंजी खाते ले जाएंगे। मून, स्टार, सन पूरा 12,600 को समान भागों में बांटेंगे आप तो 4200 यहाँ पे उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा दोस्तों, जमा में। पुनः मूल्यांकन लाभ 4200 ओके। अब आपको क्या सिखाया है, जो निवृत्त हो रहा है उसका खाता हम सबसे पहले बंद करेंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो उसकी रकम को हम लोन के रूप में रख देंगे। तो जो S2 है उसका खाता बंद करेंगे तो 2,34,200, यहाँ पे भी 2,34,200, उसका उधार में कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा लोन, S2 की लोन, क्वेश्चन मार्क 2,34,200। और ये S2 की लोन हम कहाँ लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पूंजी आएगा, जब आएगा तब, लेकिन जगह छोड़ के रख रहे हैं। और फिर नीचे लिख रहा हूँ S2 की लोन कितना, तो 2,34,200। अब दोस्तों ध्यान से देखना है, इतना हम रोज ही करते थे और उसके बाद हम क्या करते दोस्तों, इसको बंद करके इसमें से माइनस करके हम शेष निकालते थे। तो वही शेष में गणना के रूप में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, पूंजी की शेष किसका किसका, तो मून और स्टार यानी M, S1 और लास्ट में इन दोनों को जोड़कर कुल जितना आएगा, इन दोनों को जोड़कर कुल। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, पूंजी के जमा पक्ष का योग करना है और योग करके ये माइनस करके वहाँ पे लिखना है। रोज हम यही करते थे, बस रोज हम यहाँ लिखते थे, फिर वही यहाँ लिखते थे, माइनस करके शेष आगे ले गए लिखते थे। लेकिन आज इन्होंने कहा है जो नई पूंजी है वो नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना है, इसके लिए हम शेष रफ में निकाल रहे हैं। तो जब आप रफ में निकालेंगे तो पहले वाले का कुछ 1,52,200 आएगा, यानी इसको जोड़ने के बाद 1,90 और 1,94,200, 1,94,200 में से 20 और 10 30 और 12 42, 1,94,200 में से 42,000 समथिंग माइनस करेंगे तो 1,52,200 ये M का आएगा। उसी तरह से S1 का 2,44,200, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो उतने का उतना आएगा 2,44,200 और दोनों को जोड़ देंगे जब, तो दोनों की कुल पूंजी आएगा 3,96,400। कुल पूंजी कितना आएगा दोस्तों, 3,96,400, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था कि पीढ़ी की जो नई पूंजी है वो उन दोनों के बीच नए लाभ हानि के प्रमाण में बांटना है और आवश्यक जो असर है वो बैंक खाते देना है। तो कुल पूंजी दोस्तों कितना हो गया, 3,96,400। उनके नए लाभ हानि का प्रमाण क्या है दोस्तों, 5:1। तो 3,96,400 को जब आप 5:1 में बांटेंगे दोस्तों तो पहले वाले का आएगा 3,30,333 और दूसरे वाले का दोस्तों आएगा 66,067। पहले वाले का दोस्तों आएगा 3,30,333 और दूसरे वाले का आएगा 66,067। क्या किया है मैंने, पहले इन दोनों को कैलकुलेटर में मैंने जोड़ लिया M का, जोड़ने के बाद ये माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया 1,52,200। उसके बाद S1 का भी जोड़ लिया, जोड़ने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं था तो माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया। उन दोनों को जोड़कर कितना आया, 3,96,400 और उसको नए लाभ हानि के प्रमाण यानी 5:1 में बांट दिया। तो उस हिसाब से M का कैसे मैंने बांटा, तो 3,96,400 गुणे 5/6 और S1 का 3,96,400 गुणे 1/6। ये बांटने के बाद पहले वाले का आया 3,30,333 और दूसरे वाले का 66,067। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब आपको पता है कि हमें जो अंतर की रकम है वो बैंक खाते ले जाना है, यानी जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखना है। तो देखने से ही मालूम है आपको कि ये ज़्यादा आने वाला है। तो इसका M का उधार का ज़्यादा आएगा 3,72,333, 3,72,333, वो हम यहाँ भी लिखेंगे 3,72,333।
और डिफरेंस कितना आएगा, तो 3,72,333 में से ये सब आप माइनस करेंगे तो इसका बैंक खाते आएगा 1,78,133। इसे इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी रियल में पूंजी बहुत कम हो रही थी, 1,52,000 ही हो रहा था और उसे रखना कितना है 3,30,333, तो उसे 1,78,133 रुपया लाना पड़ेगा। उसकी क्रॉस एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका भी बंद कर लेते हैं। तो S1 का जमा का ही ज़्यादा आएगा, जमा का ज़्यादा आएगा तो जमा का कितना आएगा 2,44,200, और वो अपना पैसा क्या करेंगे लेकर जाएंगे, कितना लेकर जाएंगे, तो 2,44,200 में से आप 66,067 माइनस करेंगे तो वही सेम रकम आएगा 1,78,133। अब क्रॉस एंट्री कर देंगे, ये यहाँ पे जमा में है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा उधार में, किसका नाम आएगा M का, M के पूंजी खाते 1,78,133, और इसका यहाँ पे उधार में है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा जमा में, किसका S1 का, ये अपना इतना पैसा ले जाएंगे S1 के पूंजी खाते 1,78,133। पूंजी भी हम लोग जो शेष निकाले वो यहाँ लिख दे रहे हैं 3,30,333 और 66,067, टोटल तो हमने पहले से ही लिख दिया है। अब हम रोकड़ खाता भी बंद कर देंगे। रोकड़ खाता बंद करेंगे तो रोकड़ खाते का उधार पक्ष का ही योग हमेशा की तरह ज़्यादा 3,53,133, 3,53,133 शेष आगे ले गए, क्वेश्चन मार्क 3,53,133 में से ये दोनों माइनस करेंगे दोस्तों तो 1,15,600 जो हम कहाँ लिखेंगे पक्की तलपट के संपत्ति लेना में लिखेंगे, रोकड़ ऑब्लिक बैंक 1,15,600। अब आपको पता ही है कि हम लोग किताब में पक्की तलपट चेक करेंगे, जो बाकी है वो हम वैसे का वैसा लिख देंगे। तो पक्की तलपट की पूंजी दायित्व में पूंजी लिख चुके हैं हम लोग, सामान्य अनामत बांट चुके हैं, लेनदार चुका चुके हैं, तो सिर्फ क्या बाकी रह गया देनी हुंडी 10,000, वो वैसे का वैसा। संपत्ति लेना साइड पे तो लगभग सब बाकी है, मकान यंत्र वह सब कुछ वैसे का वैसा देख देख कर ही लिखना है। यही सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताता रहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आसानी से आप बिना मेहनत के सिर्फ देख देख कर लिख कर एंट्री के मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मकान 2,40,000 वैसे का वैसा, यंत्र 1,30,000, फर्नीचर 80,000, किसी पर कोई समाजन नहीं है तो सिर्फ देख कर लिखना है आपको। उसके बाद स्टॉक 45,000, देनदार 30,000 और बैंक का हमने नया वाला शेष लिख दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये सवाल पूरा हो गया। अब हम लोग कुल योग कर लेते हैं। तो कुल योग आएगा दोस्तों 6,40,600, 6,40,600। तो दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 20 दिया था, वो आप एक बार ट्राई किए होंगे और नहीं किया होगा तो अब आप और अच्छी तरह से उसे पूरा कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, क्योंकि उसके कुछ टॉपिक इस सवाल में भी थे। इस सवाल की खास बात क्या है दोस्तों, तो इस सवाल की खास बात यही है कि इसमें लाभ निकालते समय एक को त्याग आया और दूसरा कि नई पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना था और आवश्यक असर बैंक खाते ले जाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, शेष निकालकर उनको नए प्रमाण में बांट दिया, बांटकर शेष लिख दिया और फिर दोनों तरफ चेक करके जिस तरफ कम पड़ रहा था उस तरफ हमने बैंक खाते लिखकर उसकी क्रॉस एंट्री हमने बैंक खाते में दे दी। तो उसको 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।